Good morning, students. Today we will discuss further the chapter angle of the friction, right? तो फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होती है. Today we will discuss some more points related to the friction, how friction is measured and all that. Angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोई बॉडी, हमने कल पढ़ा था कि फ्रिक्शन के दो ही कारण होते हैं या फ्रिक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. वन इज़ द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, उसका नेचर जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. सेकंड द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज़ वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस. तो अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है तो वेट उसका नीचे को एक्ट करता है, और अगर इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ी है तो भी वेट तो नीचे को एक्ट करता है, बट सरफेस पे जो वेट होता है वो mg cos थीटा होता है या mg cos फाई कह लो, और mg sin फाई. मतलब जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे होती है, जैसे हम किसी ऐसे स्लैंट हाइट पे खड़े हैं तो हमें फिसलने का खतरा ज़्यादा रहता है, बिकॉज फ्रिक्शन रिड्यूसेस, क्योंकि हमारा बॉडी पे जो वेट है वो कम हो जाता है और हमारा ज़्यादा वेट हमें नीचे को लाने के लिए काम करता है, इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है. तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. अगर बॉडी इधर को खींची जा रही है तो फ्रिक्शन इधर को है, इन दोनों का रिजल्टेंट रहा जी, इन दोनों का रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच जो एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो ये मैंने सेपरेटली डायग्राम बनाई है. ये नॉर्मल रिएक्शन है और दिस इज़ फ्रिक्शन. इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, और इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ जो नॉर्मल रिएक्शन एंगल बनाता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंड इन द डायग्राम इट इज़ क्लियर कि tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन ओवर एन, फ्रिक्शन ओवर एन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन. But friction is equal to mu n, that is coefficient of friction and normal reaction. So coefficient of friction is f over n. But अभी हमने पढ़ा tan theta is equal to f over n, तो tan theta is equal to mu, that is coefficient of friction. So tan of the angle of friction is equal to coefficient of friction, right? तो coefficient of friction को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, उसका tan निकालेंगे, वी विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. दैट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट. नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ी है, जिसको हम ये एक सरफेस है, इसको हम ऐसे और ऐसे मूव करा सकते हैं, मतलब ये एंगल कम किया जा सकता है, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल के साथ. तो हम देखते हैं जैसे कोई भी चीज़ हमने सरफेस पे रखते हैं, जैसे इस पे ही रख रखी है मैंने चीज़, तो अगर मैं इसको ऐसे करता जाता हूँ तो इस पे रखी हुई चीज़ें जो हैं वो स्लाइड करना शुरू कर देती हैं एक एंगल पे जाके. जिस एंगल पे इस इंक्लाइंड प्लेन, जैसे टेबल पे आपने एक चीज़ रख ली कोई भी, और टेबल को आपने एक साइड से उठाना शुरू कर दिया, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर टेबल के ऊपर रखी हुई चीज़ें स्लाइड करना शुरू करेंगी, और जस्ट स्लाइड करना शुरू करती हैं जब, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. जब वो जस्ट स्लाइडिंग की कगार पे होती हैं, मतलब स्लाइड करने वाली होती हैं, इसका मतलब उस टाइम बॉडी स्टिल इन इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम. लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जब बॉडी चलना शुरू करने वाली होती है, ठीक है. तो ये वो एंगल है जब हम इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा भी ऊपर खिसकाएंगे तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगी. बट इस पॉइंट पे इस बॉडी का वेट जो है, इसको mg sin फाई फोर्स से नीचे को ले जाना चाहता है, और इसके अपोजिट फ्रिक्शन इसको रोकना चाहती है. mg cos फाई जो कि इसका वेट का कंपोनेंट है, ऑन द सरफेस इसका वेट है mg cos फाई, इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है सरफेस n. सो एट दिस पॉइंट
क्योंकि चीज़ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इस एंगल से देखें अगर हम, दीज आर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और दीज आर द वर्टिकल फोर्सेस। अगर हम इस सरफेस पे देखें तो इस सरफेस को हॉरिजॉन्टल माने तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी, क्योंकि बॉडी ने अभी चलना स्टार्ट नहीं किया। इट मीन्स नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, दैट इज F इज इक्वल टू mg साइन फाई, N इज इक्वल टू mg कॉस फाई। इन दोनों को डिवाइड करोगे mg कैंसिल हो जाएगा, तो F ओवर N इज इक्वल टू tan फाई। सो tan ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज ऑल्सो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो ये दो एंगल याद रखने हैं आपने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल। और एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन बनाता है जब उस पर रखी हुई चीज़ जस्ट स्लाइड करने वाली होती है। दैट्स इट। अब इसी केस को, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है कि इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई चीज़ों का नीचे को या हमारा उसको उनको ऊपर को लेके जाना। तो स्पेशल केस, इसमें स्पेशल नोट है इसका, इसको अच्छे से करना है आपने। अगर ये एंगल हम, फाई एंगल क्या है? वो एंगल यहाँ पे ये स्लाइड करने वाली होती है। तो अगर मैं ये इस एंगल उससे कम रखूँ, मतलब सरफेस को इधर को लेके आऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे वो स्लाइड करने वाली थी, तो नीचे लाओगे तो वो स्लाइड नहीं करेगी। और उस वक्त उसका mg साइन थीटा कंपोनेंट, उसका वेट नीचे को एक्ट कर, इधर को एक्ट कर रहा है कुछ कंपोनेंट और कुछ इधर को। ये तो हमेशा बैलेंस रहता है, क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर जाती है ना इधर को आती है। हमेशा प्रॉब्लम है यहाँ पे, बॉडी नीचे को स्लाइड करना चाहती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन है ऊपर को, क्योंकि बॉडी नीचे को जाना चाहती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन है ऊपर को, और ये फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे कि जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है तो जो फ्रिक्शन होगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा और साइन फाई। और जब थीटा इज जस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, मतलब ये स्लाइड करने वाली है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। देन इट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। ये तब यूज होता है जब बॉडी इज एट जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अब अगर हम एंगल बढ़ाते हैं इससे भी ज़्यादा, तो बॉडी नेचुरली नीचे को स्लाइड करेगी। दैट विल मीन कि फ्रिक्शन काइनेटिक है, क्योंकि बॉडी स्लाइड करना शुरू कर चुकी है और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन होएगा। वो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है? अप्लाइड फोर्स mg साइन थीटा, जो कि उसका वेट उसको नीचे ले जा रहा है। ये कंपोनेंट बेटा हमेशा बैलेंस रहेंगे, क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर को जाती है ना नीचे को। तो n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, ये हमेशा रहेगा। पर ये बॉडी नीचे को जा रही है, इसका मतलब mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। सो नेट फोर्स क्या लगेगी? दिस माइनस दिस, फ्रिक्शन और ये दोनों अगेंस्ट हैं, तो नेट फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इस पे mg साइन थीटा माइनस एफ के। बट एफ के इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू के एन। फ्रिक्शन जो होती है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन होती है, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। इस इंक्लाइंड केस में हमेशा n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा रहेगा। तो नेट फोर्स होगी mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg कॉस थीटा, और डाउनवर्ड हुई है ये फोर्स, डाउनवर्ड, ऐसे वर्टिकल नहीं, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। सो एफ नेट फोर्स हो गई। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा? हमें न्यूटन के लॉज से पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी विल स्लाइड डाउनवर्ड, राइट। तो लास्ट केस है इसका कि अगर हम इस बॉडी को अप्लाइड फोर्स लगा के ऊपर को लेके जाएं विदाउट एक्सेलरेशन, हमने इस पे फोर्स लगाई F ऊपर को, नॉर्मल रिएक्शन, अब फ्रिक्शन किधर को एक्ट करेगी? नीचे को, और बॉडी का वेट भी नीचे को एक्ट कर रहा है। तो हमारी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू F प्लस, या डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? F प्लस mg साइन थीटा, और mg कॉमन आ जाएगा, F के
यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि स्लाइड हो रही है बॉडी, तो हम ऊपर को लेके जा रहे हैं घसीट के उसको, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। अगर सिर्फ वेट होता, फ्रिक्शन ना होती, तो हमें एटलीस्ट फोर्स लगानी पड़ती है mg sin थीटा, बट उसमें फ्रिक्शन भी ऐड हो गई, तो ये होएगी फोर्स जो एटलीस्ट हमें ऊपर ले जाने के लिए लगानी पड़ेगी, और ये होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हमें आ जाए कि वर्क कितना करना पड़ेगा ऊपर को ले जाने के लिए, तो s से मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्रिक्शन चैप्टर। थोड़ा सा रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देता हूँ।